हेलो, वेलकम टू एजेकेएस कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का व्यतिकरण, जो कि ऑप्टिक्स में वेब ऑप्टिक्स का दूसरा चैप्टर है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि होता क्या है, प्रकाश का व्यतिकरण होता क्या है, मतलब इसका डेफिनेशन क्या है। प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण, इसका डेफिनेशन पहले हम लोग लिखेंगे। डेफिनेशन आप लोग लिखिए, मैं बोल रहा हूँ। जब भी किसी माध्यम में समान या लगभग समान आवृत्ति की दो तरंगें एक साथ एक ही दिशा में संचरित होती हैं, तो उनके अध्यारोपण से माध्यम के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम व प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम पाई जाती है। प्रकाश के अंतर्गत होने वाली इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। फिर से देख लीजिए, जब भी किसी माध्यम में समान या लगभग समान आवृत्ति की दो तरंगें एक साथ संचरित होती हैं या एक साथ गमन करती हैं, तो उनके अध्यारोपण से माध्यम के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता कहीं अधिकतम तो कहीं न्यूनतम पाई जाती है। मतलब कहीं प्रकाश ज्यादा या प्रकाश कम होता है, तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का व्यतिकरण। मतलब जैसे मान लीजिए कि एक तरंग ये है, एक तरंग ये है, दूसरी तरंग ये है, या एक तरंग इसको ले लिए, दूसरी तरंग इसको ले रहे हैं। ये दो तरंगे हैं। अब इनका यहां पर सुपरपोजिशन हुआ, अध्यारोपण हुआ। तो अध्यारोपण हुआ तो ये एक मीडियम में, मान लीजिए ये स्क्रीन है, एक पर्दा है। तो इस पर्दे पर हमें क्या प्राप्त हुआ, पर्दे पर कहीं हमें ब्राइट फ्रिंज मिली तो कहीं हमें डार्क फ्रिंज मिली। मतलब कहीं चमकीला दिखाई दिया तो कहीं एकदम प्रकाश ही नहीं था, एकदम ब्लर या ब्लैक दिखाई दे रहा। कहीं ब्राइट, ये ब्राइट हो गया तो ये क्या हो गया, डार्क हो गया। ये ब्राइट हो गया तो ये डार्क हो गया। मतलब कहीं पर चमकीला प्रकाश मिला या कहीं पर प्रकाश की तीव्रता एकदम ज्यादा है, कहीं पर प्रकाश की तीव्रता एकदम कम है। तो ज्यादा और कम, मतलब ये प्रकाश तीव्रता का एक घटना है, प्रकाश के अंतर्गत की होने की एक घटना है। तो इसी घटना को हम लोग कह दिए प्रकाश का व्यतिकरण। अब यहां से अब कैसे हुआ होगा, वो यंग साहब ने बताया था कि कैसे हुआ था। ये हम छोटा सा ओवरव्यू प्रस्तुत कर दिया आपके सामने कि अगर दो वेब है, एक वेब ये है, एक तरंग ये है, प्रकाश तरंग मान लीजिए, तरंग 1 है और ये प्रकाश तरंग 2 है। दोनों तरंगें एक साथ एक ही दिशा में संचरित हो रही हैं। अब इनके बीच कालांतर पथांतर जो होगा वो आगे हम लोग देख लेंगे। एक ही दिशा में संचरित हो रही हैं, तो यहाँ इनका अध्यारोपण हुआ है, यहाँ अध्यारोपण हुआ है। अध्यारोपण, इंग्लिश में सुपरपोजिशन। अध्यारोपण से देखा गया कि माध्यम में कहीं पर चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, कहीं पर ब्राइट फ्रिंज बन रही है तो कहीं पर डार्क फ्रिंज बन रही है। प्रकाश के अंतर्गत होने वाली इस घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का व्यतिकरण। अब प्रकाश का व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। परिभाषा देके पहले उसके नीचे फिगर बना लीजिएगा, फिर उसके बाद प्रकाश के व्यतिकरण के प्रकार को पढ़ते हैं। तो प्रकाश के व्यतिकरण के प्रकार, प्रकाश के व्यतिकरण के प्रकार, यह दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है सर? पहला होता है संपोषी व्यतिकरण, पहला संपोषी व्यतिकरण, इंग्लिश में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और दूसरा है विनाशी व्यतिकरण, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, विनाशी व्यतिकरण। आपने देखा कि कहीं प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो गई, कहीं प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो गई। तो हम लोग इसी को दो भाग में कैटेगराइज कर दिए, दो भाग में बांट दिए हैं। जहां पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जा रही है वहां पे कर दिए संपोषी व्यतिकरण, और जहां पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जा रही है वहां पर कर दिए विनाशी व्यतिकरण। मतलब इसका डिफिनीशन आप लोग क्या लिखेंगे कि व्यतिकरण की घटना में जब दो तरंगे एक, पहले जोड़ लीजिएगा आप लोग, जो जोड़ना था शुरू का इसका डिफिनीशन जोड़ लीजिएगा। जैसे जब दो समान या लगभग समान आवृत्ति की तरंगे एक ही दिशा में एक साथ संचरित होती हैं, तो उनके अध्यारोपण से माध्यम में जिस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी इस प्रकार के व्यतिकरण को हम लोग संपोषी व्यतिकरण कहेंगे।
माध्यम में जिस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होगी उस प्रकार के व्यतिकरण को हम लोग क्या कहेंगे, विनाशी व्यतिकरण। बाकी आप यहां से अपना जो भी अलंकार है डिफिनेशन को सजाने के लिए जोड़ लीजिएगा, लेकिन कहने का मतलब मेरा ये है जहां पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हुई, जहां पर ब्राइट फ्रिंज बना, वो हो गया संपोषी व्यतिकरण, और जहां पर एकदम ब्लर, एकदम ब्लैक, एकदम डार्क फ्रिंज बना, वो हो गया विनाशी व्यतिकरण। तो इसके आधार पर दो भाग में इसको कैटेगराइज कर दिया गया है जो आपको बता दिया। पहले इसका डिफिनीशन, फिर प्रकार में भी इसका डिफिनीशन लिख लीजिएगा। अब ये होते कैसे, जैसे इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, संपोषी व्यतिकरण में क्या ग्राफ बनाएंगे। संपोषी व्यतिकरण में देखिए ऐसे होगा, ये पॉइंट भी आपको लिख देना होगा संपोषी व्यतिकरण में कि एक वेव ये है, ये पहली वेव है, ये दूसरी वेव है, एक समान कला में संचरित हो रही है, एक समान, लगभग फ्रीक्वेंसी समान, एक समान। तो इसके प्लस से प्लस मैच कर गया, माइनस से माइनस कर गया। तो एक वेव ये है, वेव 1, एक वेव ये है, वेव 2। अब ये दोनों मिलेंगी, तो इन दोनों का रिजल्टेंट मतलब परिणामी वेव क्या होगा, परिणामी वेव कुछ इस तरह से होगी। अब देखिए प्लस से प्लस मैच कर रहा है, जैसे ये +5 है, ये भी +5 है, तो 5 5 कितना हो जाएगा, 10, मतलब आयाम बढ़ जाएगा। तो एक बात संपोषी व्यतिकरण में डाल सकते हैं कि संपोषी व्यतिकरण का जो एम्पलीट्यूड होता है, आयाम जो होता है, वो बड़ा हो जाता है। और जिस तरंग का आयाम ज्यादा हो गया, हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि तीव्रता, इंटेंसिटी जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, मतलब जिसका आयाम ज्यादा होगा उसकी तीव्रता क्या होगी, ज्यादा। आयाम किसको कहते हैं, मिड पोजीशन से, मध्य स्थिति से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अधिकतम विस्थापन, ये होता है हमारा आयाम। तो आयाम, अब यहां पर दोनों एक समान कला में हैं, एक ही साथ एक समान कला में गति कर रहे थे, तो इनका प्लस इनके प्लस से मैच कर गया। ये एक वेव है, मान लीजिए कि वेव का इक्वेशन जनरली इसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, ये साई1 है, ये साई2 हो गया, ये साई2 हो गया। तो इस तरंग को हम लोग लिख सकते हैं साई = साई1 प्लस साई2। अब दोनों का एम्पलीट्यूड का हो गया, जुड़ गया। एम्पलीट्यूड दोनों का जुड़ जाने से, इन दोनों का एम्पलीट्यूड जुड़ जाने से आयाम बड़ा हो गया, आयाम ज्यादा हो गया। तो आयाम बढ़ा तो तीव्रता बढ़ा, मतलब तीव्रता जो होता है आयाम पर डिपेंड करता है, जिसका आयाम ज्यादा हो उसका तीव्रता भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो संपोषी व्यतिकरण में परिणामी तरंग का आयाम बढ़ जाता है और विनाशी व्यतिकरण में परिणामी तरंग का आयाम घट जाता है। विनाशी व्यतिकरण का ग्राफ कैसे बनाएंगे, जैसे ये तो जस्ट का सेम मान लीजिए। अब विनाशी वाले में देखिए ये डिफरेंट कला में चल दी, मान लीजिए यहां पर ये प्लस है तो यहां पर ये छोटा सा माइनस बन गया, यहां पर ये प्लस है, यहां पे माइनस है, तो यहां पे प्लस बन गया, कुछ इस तरह से विपरीत कला मान लीजिए। तो इन दोनों का सुपरपोजिशन हुआ, इन दोनों का इंटरमिक्सिंग हुआ, ये दोनों अध्यारोपित हुई, तो परिणामी तरंग कुछ इस तरह से बन जाएगा आपकी बात। अब देखिए जैसे ही +5 रुपया है तो ये माइनस हो गया ना, +5 रुपया है, मान लीजिए +5 है तो ये -4 हो गया या -3 हो गया, कुछ भी तो माइनस में ही तो है। तो दोनों को ऐड करेंगे, जैसे +5 और -4 को हम ऐड कर रहे हैं तो ओवरऑल बहुत छोटा, मतलब 1 आ जा रहा है, तो छोटा सा आयाम बनेगा। आयाम कुछ इस तरह से बनता है, ये रिजल्टेंट वेव का आयाम। देखिए आयाम ही बहुत मिनिमम हो गया, और जब आयाम ही छोटा हो गया, एम्पलीट्यूड ही जब छोटा हो गया, तो इंटेंसिटी जो तीव्रता होगी परिणामी तरंग की, जो इंटेंसिटी होगी वो भी छोटी हो जाएगी, तो ए इंटेंसिटी भी छोटी हो गई। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संपोषी व्यतिकरण में परिणामी तरंग का आयाम बढ़ जाता है, किंतु विनाशी व्यतिकरण में, ये ग्राफ विनाशी व्यतिकरण का है, किंतु विनाशी व्यतिकरण में परिणामी तरंग का आयाम घट जाता है, और आयाम घट जाने से तरंग की क्या तीव्रता भी क्या होती है, घट जाती है। अब अगला पॉइंट ये है, हमारा अगला हेडिंग ये है कि दोनों तरंग जब सुपरपोजिशन में जा रही है, मतलब जब इनका अध्यारोपण हो रहा है, तो जो परिणामी तरंग बन रही है उस तरंग का आयाम क्या होगा, उस तरंग की तीव्रता क्या होगी, उसका इक्वेशन, मतलब ये तो मैथमेटिकल थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया, लेकिन हमको मैथमेटिकल पोर्शन चाहिए। तो मैथमेटिकल पोर्शन हम कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए देखते हैं। तो हमारा अगला हेडिंग है दो प्रकाश तरंगों के परिणामी तीव्रता, दो प्रकाश तरंगों की परिणामी तीव्रता।
जैसे हम मान ले रहे हैं कि हमारे पास एक तरंग है, कुछ इस तरह से चल रही है। मान लिया इसका विस्थापन समीकरण y = a1 sin ओमेगा टी, y1 बना लेते हैं y1, ये है एम्पलीट्यूड इसका, ये है आयाम। दूसरा इक्वेशन दूसरी तरंग है, इसका एम्पलीट्यूड a1 है, इसका एम्पलीट्यूड a2 है। इसका समीकरण विस्थापन समीकरण मान लेते हैं y = y2 = ये y1 है तो ये y2 हो जाएगा, y2 = a2 sin ओमेगा टी। ये साइन का ही ग्राफ है, क्योंकि जो वेव होती है जनरली साइन वेव को ही फॉलो करती है, तो साइन का ग्राफ ऐसे ही बनता है, ये आप पहले से ही जानते हैं। अब इन दोनों वेवलेंथ में मैं कुछ कालांतर मान लेता हूँ, कुछ मान लेता हूँ कि इनमें फेज डिफरेंस होगा, तो हमें पता नहीं है तो मैं कुछ भी मान लिया, फाई मान लेता हूँ, ये फाई हो गया, तो ओमेगा टी प्लस फाई। ये दो वेव है, इनका सुपर पोजिशन हुआ, इनका अब अध्यारोपण होगा, तो इनके अध्यारोपण से जो परिणामी तरंग आएगी उसका विस्थापन क्या होगा अब हमें नहीं पता, तो हम मान लेते हैं कि माना तरंग, ये तरंग 1 हो गई, प्रकाश तरंग 1, ये हो गई प्रकाश तरंग 2। तो माना तरंग 1 व 2 के अध्यारोपण से प्राप्त परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण अब विस्थापन समीकरण जैसे ये, इसका विस्थापन समीकरण y1 = a1 sin ओमेगा टी है, इसका विस्थापन समीकरण y2 = a2 sin ओमेगा टी प्लस फाई, प्लस माइनस कुछ भी मान सकते हैं। तो अब परिणामी तरंग का विस्थापन, अब दोनों तरंगे एक ही दिशा में संचरित हैं, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट 8 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी वेक्टर क्वांटिटीज अगर एक ही डायरेक्शन में काम कर रही है तो उसका जो रिजल्टेंट होता है उसके सम के बराबर, उसके योग के बराबर होता है। तो परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण y = y1 + y2 हो जाएगा, दोनों का सम कर दिया क्योंकि एक ही डायरेक्शन है, वेक्टर भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, y1 + y2। अब दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो वैल्यू पुट कर दिया, ये हो गया a1 sin ओमेगा टी प्लस y2 के वैल्यू पुट कर दीजिए a2 sin ओमेगा टी प्लस फाई। ये ओमेगा है, डब्ल्यू मत समझना, और ये टी है, टी और प्लस में थोड़ा सा अंतर है, ये ओमेगा टी है, a1 sin ओमेगा टी प्लस a2 sin ओमेगा टी प्लस फाई, ये हो। अब आप करिए इसको कैलकुलेट करना है, ये बहुत इजी है, इसको कैलकुलेट करिए। ये जस का तस उतार दिया, a1 sin ओमेगा टी प्लस a2 को रख दिया और यहां पर फार्मूला लगा दिया sin a प्लस बी। तो sin a प्लस बी का फार्मूला बताइए, sin ओमेगा टी sin a इंटू कास बी, sin a इंटू कास बी प्लस कास ए का मतलब कास ओमेगा टी इंटू साइन बी। ये आप फार्मूला जानते हैं, साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कास बी, मतलब साइन ओमेगा टी प्लस कास इंटू कास फाइव प्लस कास ए का मतलब कास ओमेगा टी इंटू साइन। फिर अब ए का मल्टीप्लाई दोनों में कर दीजिए, ऊपर का मैं मिटा रहा हूं, ऊपर का आप लोग नोट कर लिए, मिटा रहा हूं। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख रहे हैं, देखते रहिएगा। तो y इज इक्वल टू हमें मिल गया a1 साइन ओमेगा टी, y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा a2 साइन ओमेगा टी इंटू कास फाइव, a2 साइन ओमेगा टी इंटू कास फाइव प्लस a2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, तो ये हो जाएगा a2 कास ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि ये परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण के जैसा लग नहीं रहा है, क्योंकि तरंग है तो तरंग का जो समीकरण आना चाहिए वो इस रूप का आना चाहिए, y बराबर a साइन ओमेगा टी आना चाहिए, मतलब इस टाइप का आना चाहिए, या इसमें प्लस माइनस समथिंग आ सकता है।
लेकिन यहाँ पर तो इसमें प्लस आ गया है, कास आ गया है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि इस इक्वेशन को कुछ ऐसा हम लोग मानने जा रहे हैं कि मानने पर ये पूरा इक्वेशन इस रूप का बन जाए। अगर इस रूप का बन जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि वो परिणामी तरंग के विस्थापन समीकरण को प्रदर्शित कर रहा है। तो अब यहाँ पर जो प्लस माइनस है, ये जो दो प्लस है, इसको हम लोग ऐसा सेट करेंगे कि ये फार्मूला टाइप के बन जाए। तो देखिए उसके लिए क्या करते हैं, बेसिकली इन दोनों में पहले जो कॉमन है उसको कॉमन ले लीजिए। साइन ओमेगा टी दोनों में है, देख लीजिए साइन ओमेगा टी दोनों में है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। तो बचेगा क्या, यहां से बचेगा a1 प्लस यहां से बचेगा a2 cos फाई, और हमने कॉमन क्या ले लिया, साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी हमने कॉमन ले लिया, प्लस ये जो बचा है उसको लिख दिया a2 cos ओमेगा टी इंटू साइन फाई। अब देखिए हम मानने वाले हैं, क्योंकि हम कुछ मानेंगे तभी फार्मूला बनेगा उस रूप का, तरंग के रूप का फार्मूला तभी बनेगा। तो क्या करते हैं, मान लेते हैं। क्या माने, मैं मान लिया कि माना a1 प्लस a2 cos फाई, ये जो पूरा है a1 प्लस a2 cos फाई को मैं मान लिया, कुछ भी मान लेता हूं r। अब यहां पर देखिए फार्मूला हमको बनाना था, ये साइन ए इसको कास मानिए, तो साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, इस रूप का बनाना है। तो साइन ए हो गया है, इसको कास मान लेते हैं, आर कास थीटा मान लिया, इतना को मैं मान लिया आर कास थीटा। और इधर हमको क्या मानना है, ओमेगा टी तो पता ही है, a2 साइन फाई को मान लीजिए, मतलब इसको मानना है a2 और साइन फाई को मान लिया। देखते रहिएगा, a2 साइन फाई इज इक्वल टू क्या मान लू, आर साइन थीटा मान लिया। अब ये हम ऐसा माने हैं कि आप इन दोनों वैल्यू को, जब इन दोनों के वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो अपने आप फार्मूला की तरह बन जाएगा, देख लीजिएगा अपने आप बन जाएगा। तो ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2, इसको हम वैल्यू पुट कर रहे हैं इस वाले इक्वेशन में। तो हमारा y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a1 प्लस a2 cos फाई, इसको क्या लिखूं, पहले मैं इसको लिख दिया साइन ओमेगा टी इंटू इतना की जगह हम देखिए, इतना की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, आर कास थीटा, आर को आगे कर लिया, कास थीटा लिख दिया, प्लस कास ओमेगा टी लिख दिया, कास ओमेगा टी। फिर उसके बाद a2 साइन फाई को क्या लिखेंगे सर, आर साइन थीटा, तो यहां पर लिख दिया, आर बाहर कर लिया, आर साइन थीटा। अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन आर है, तो आर को कॉमन ले लिया, तो आर इज इक्वल टू हो गया आपका साइन ओमेगा टी इंटू कास थीटा है, प्लस कास ओमेगा टी इंटू साइन थीटा। देखिए फार्मूला बनके तैयार हो गया। अगेन साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी, अगेन ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला बनके तैयार हो गया। तो अब ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला बनके तैयार है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। तो अगेन ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला बनके तैयार हो गया। तो इसको क्या आप लिख सकते हैं, आर, इसको लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब यहां पर थीटा हो गया फेज डिफरेंस, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब y बराबर, अब देखिए इसका कंपेयर करेंगे तो मिल जाएगा, y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस के या प्लस थीटा या कुछ भी, मतलब मैच कर रहा है, वेव के इक्वेशन से ये मैच कर रहा है। तो ये हो गया हमारा परिणामी तरंग का समीकरण, यह है परिणामी तरंग का समीकरण, मतलब रिजल्टेंट इक्वेशन, परिणामी तरंग का समीकरण। अब आप क्या करिए, यहां पर थीटा है तो थीटा को भी आपको फाइंड करना होगा, ऐसे ही काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो जो चीज आप माने उसको फाइंड करना होगा ना। तो थीटा यहां से सोचिए कैसे निकलेगा, थीटा यहां से कैसे निकाले, थीटा यहां से कैसे निकाले भाई। तो अगर मैं सेकेंड में फर्स्ट को डिवाइड कर दे रहा हूं, देखिए सेकेंड अपॉन फर्स्ट समीकरण, जो ये इक्वेशन है सेकेंड में मैं फर्स्ट से डिवाइड कर दूं, मैं डिवाइड कर दूं, भाग कर दूं, तो देखिए क्या मिलेगा, आर तो कट गया, बचा क्या, साइन थीटा अपॉन कास थीटा। तो ये बचेगा, आर तो कट गया, समझ रहे हैं, साइन थीटा अपॉन कास थीटा इज इक्वल टू, अब इधर क्या बचा, ये वाला पहले लिखेंगे क्योंकि 2 में हम 1 का डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा a2 साइन फाई होल अपॉन, ये पूरा लिख दीजिए, a1 प्लस a2 कास फाई, ये लिख दिया। अब साइन अपॉन कास क्या हो जाएगा, tan हो गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 कास फाई, ये हो गया हमारा। यहां से हम थीटा की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, थीटा को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 30। तो यहां से आप थीटा निकालिए।
अब प्रॉब्लम ये हुआ, यहाँ पे आर क्या है, जैसे हम कोई भी वेव का इक्वेशन लिखते थे y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो इसमें ए क्या था, आयाम था ना, ए आयाम था ना, एम्पलीट्यूड था ना। तो यहां पर आर भी आयाम है, आर भी एम्पलीट्यूड है, किसका, जो नेट आया है, क्या वेव आया है उसका एम्पलीट्यूड है। परिणामी तरंग का ये आयाम है, यहां पर लिखना चाहिए जहां आर परिणामी तरंग का आयाम है, एम्पलीट्यूड है, जहां आर परिणामी तरंग का आयाम है। अब थीटा भी हमने फाइंड कर लिया। अब किसी तरह से आर भी हमने अपने से ही तो माना था, कहीं से अपने से ही तो आर मान लिया था, तो जो जो हम माने हैं उसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी होगी। तो आर को भी हमको किसी तरह से कुछ ऐसा करना होगा कि आर भी निकल जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, वो भी निकल जाएगा। देखिए यहां तक हो गया, इसको मैं मिटा रहा हूं, यहां से पूरा मिटा रहा हूं, नोट कर लीजिए जल्दी से, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूं। देखिए अब हमको आर चाहिए, आयाम चाहिए, परिणामी तरंग का आयाम। तो कैसे निकालें, देखिए अगर मैं इक्वेशन 2 का स्क्वायर कर दूं, इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर कर दूं, मतलब हम समीकरण 2 का स्क्वायर कर दिए और उसमें ऐड कर दिए, जोड़ दिए समीकरण 1 का स्क्वायर करके, तो देखिए क्या मिलने वाला है, ये हम करने जा रहे हैं। तो समीकरण 2 क्या है, इक्वेशन 2 क्या है, इसका स्क्वायर करिए तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इधर क्या हो जाएगा सर, आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा बराबर, इसका वैल्यू इधर लेफ्ट वाला ए स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, और प्लस इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब हो गया a1 प्लस a2 कास फाइव, a1 प्लस a2 कास फाइव का क्या होल स्क्वायर। अब यहां से आप चाहें तो आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर, और साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहां से मतलब इन दोनों की वैल्यू क्या होगी आर स्क्वायर, 1 लिखे चाहे ना लिखे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ओपन करिए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तोड़िए तो क्या मिलेगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर कास स्क्वायर फाइव, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 कास फाइव, ये हो सकता है। अब देखिए थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं, a1 का स्क्वायर, सॉरी नहीं सही, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं, कहीं मिस्टेक हुआ है, कहीं मिस्टेक है सर, कहीं मिस्टेक है, कहाँ मिस्टेक है, साइन a2 का, यहाँ पर देखिए मिस्टेक है a2 का। अब अगर हम ध्यान से देखें तो a2 यहां पर भी है, a2 यहां पर भी है, देखिए a2 यहां पर भी है, a2 का स्क्वायर यहां पर भी है, a2 का स्क्वायर यहां पर भी है। तो अगर मैं कॉमन ले लूं तो बचेगा क्या, फिर से बचेगा साइन स्क्वायर फाइव प्लस कास स्क्वायर फाइव, यही बचेगा, फिर से उसकी वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। तो अब हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले लिया, तो मैं पहले लिख रहा हूं इसको a1 का स्क्वायर प्लस, अब इन दोनों की जगह क्या लिख दूं a2 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि कॉमन लेने पर ये 1 हो जाएंगे, तो 1 छोड़िए, मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत है, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस जो बचा है उसको ले 2a1 a2 cos फाइव, इतना हो गया। ये किसके इक्वल हुआ, r के, r स्क्वायर। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, r इज इक्वल टू अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव, ये हो जाएगा। मतलब परिणामी तरंग का आयाम r जो है परिणामी तरंग का आयाम है, उसका वैल्यू इस तरह से निकलेगा। या इसको a भी अगर बुक में आपके a दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, a इज इक्वल टू अंडर रूट a1 के स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। अब हमको इंटेंसिटी प्रूव करना है, तीव्रता प्रूव करना है। ये तो आयाम है, तो क्या आयाम को तीव्रता में बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, देखिए ऊपर का इरेज कर रहा हूं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं कि जो तीव्रता होता है, ध्यान से देखिएगा, तीव्रता इंटेंसिटी जो होता है वो समानुपाती होता है किसके, आयाम के वर्ग के।
मतलब आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। तो अगर मैं इक्वलिटी लगाऊं तो कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना होगा, तो आई इज इक्वल टू के ए स्क्वायर करना होगा, होगा कि नहीं। अगर मैं पहली तरंग की बात करूं तो पहली तरंग के लिए क्या हो जाएगा, आई1 हो जाएगा, आई नहीं होगा आई1 हो जाएगा, तो आई1 इज इक्वल टू के ए1 का स्क्वायर हो जाएगा। और दूसरी तरंग के लिए क्या हो जाएगा, आई2 इज इक्वल टू के ए2 स्क्वायर। ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। तो अब क्या करें, ये इस इक्वेशन को हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको मैं मिटा रहा हूं, नोट कर दिया, मिटा रहा हूं। अब ये इक्वेशन है, मैं इसको लिख लिया। देखिए इस इक्वेशन को मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, फिर मिटा ले रहा हूं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए1 का स्क्वायर प्लस ए2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव, ये लिख लिया। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसको मिटा लिया, दोनों तरफ k से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि कांस्टेंट है तो k से मल्टीप्लाई कर कुछ भी कर सकते हैं। मैं लिख दिया दोनों पक्षों में k से गुणा करने पर कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो यहां पे क्या हो जाएगा सर, के आर स्क्वायर इज इक्वल टू के ए1 का स्क्वायर प्लस के ए2 का स्क्वायर प्लस 2 के ए1 ए2 cos फाइव, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, के ए1 का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, इसको आई1 लिख सकते हैं। वैसे ही के ए2 का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, आई2 लिख सकते हैं। बिल्कुल बन गया हमारा फार्मूला। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं, आई1, ये आई1 हो गया, आई1 प्लस ये हो गया आई2 प्लस, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो क्या हम इसको ऐसे इंटरचेंज कर सकते हैं। ये 2 एज इट इज लिख दिया, 10 का 10 उतार दिया। के को मैं रूट में ले जा रहा हूं, तो रूट में ले गया तो 2 के मल्टीप्लाई करना होगा ना के स्क्वायर से। तो क्या किया, एक के और ए1 का स्क्वायर ऐसे कर दिया, फिर मल्टीप्लाई बाई दूसरा के, फिर ए2 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। ए2 का स्क्वायर ये ए है, ए2 का स्क्वायर, और ये cos फाइव 10 का 10। अरे भाई कहीं भी अगर x लिखा है तो उसको हम रूट में ले जाएंगे तो x स्क्वायर हो ही ना जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब हमने बाहर के है तो मैं के को अंदर लेके के स्क्वायर में कर दिया, और के स्क्वायर को तो ऐसे तोड़ ही सकते हैं ना, के मल्टीप्लाई बाई के, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब इसके बाद इसको फिर से देखिए लिखने जा रहा हूं, ये हो गया आई1 प्लस आई2 प्लस 2 अंडर रूट में, ये अगेन के ए1 के स्क्वायर आई1 आ गया, ओहो हो ये आई1 आ गया, फिर उसके बाद इनटू आई2, ये के ए2 का स्क्वायर है तो ये क्या हो गया आई2, और ये क्या हो गया cos फाइव बाहर है, रूट के बाहर है, याद रखिएगा। तो और यहां पर भी देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे तो के आर स्क्वायर मतलब के आर स्क्वायर, आर एक प्रकार का एम्पलीट्यूड है ना, तो एम्पलीट्यूड किसका, परिणामी तरंग का है ना, तो परिणामी तरंग का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हो गया, ये एक तरह से आयाम का वर्ग हो गया, उसमें के से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये खुद एक प्रकार का इंटेंसिटी हो गया, तीव्रता हो गया किसकी, परिणामी तरंग। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा मेन फार्मूला, I इज इक्वल टू आई1 प्लस आई2 प्लस 2 अंडर रूट आई1 आई2 cos फाइव। अब I को क्या कहेंगे भाई, I को कहेंगे परिणामी तरंग की, ये जो I है ये है परिणामी तरंग की तीव्रता। अब इसी को मैक्सिमम मिनिमम हमको करना है, जहां पर परिणामी तरंग की तीव्रता मैक्सिमम होगी वहां पर संपोषी व्यतिकरण होगा, वहां पर चटकीला प्रतिबिंब बनेगा, ब्राइट बनेगा, और जहां पर परिणामी तरंग की तीव्रता न्यूनतम होगी, एकदम मिनिमम होगी, वहां पर डार्क फ्रिंज बनेगा, वहां पर एकदम धुंधला दिखाई देगा, मान लीजिए डार्क फ्रिंज बनेगा। तो अब इसको हमको मैक्सिमम करना है और मिनिमम करना है, तो मैक्सिमम मिनिमम करेंगे तो केस बदल जाए। तो यहां से मैं मिटा रहा हूं, नोट कर लिया। अब देखिए कंडीशन डाल रहा हूं, मिटा रहा हूं, सारा कुछ नोट करते रहिए, समझते चलिए, एकदम इजी है, कुछ करना नहीं है इस डेरिवेशन में, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे सारा कुछ हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया हमारा मेन फार्मूला, मेन फार्मूला को याद रखिएगा, इस पर भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो मेन फार्मूला हमारा है I इज इक्वल टू आई1 प्लस आई2 प्लस 2 रूट आई1 आई2 cos फाइव। ओके, अब मैं कंडीशन डाल दिया संपोषी व्यतिकरण हेतु,
समपोषी व्यतिकरण हेतु, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो समपोषी व्यतिकरण हेतु क्या करना होगा हमें, तो हमको ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट है, एंगल हम चेंज करेंगे, मतलब कास का मान मैक्सिमम कहां पे होगा, क्योंकि समपोषी व्यतिकरण में आई की वैल्यू आई नहीं लेनी चाहिए, आई को हमको मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम। तो आई मैक्सिमम कब होगा, जब कास फाई मैक्सिमम हो, क्योंकि ये लोग तो कांस्टेंट ही हैं। तो कास फाई मैक्सिमम कब कब होता है ये आपको सोचना होगा। तो चलिए सोचते हैं। तो आई मैक्सिमम, यहां पर मैं लिखा कास फाई मैक्सिमम, मतलब अधिकतम, कास फाई मैक्सिमम होगा जब, कब होगा सर, जब फाई की वैल्यू आप 0 डाल सकते हैं, 0 डाल दीजिए, फाई की वैल्यू आप डाल दीजिए 2 पाई ले लीजिए, 2 पाई, 4 पाई ले लीजिए, 6 पाई ले लीजिए, एंड सो ऑन, इसी तरह से। मतलब अगर ध्यान से देखें तो ये क्या है, इवन नंबर है ना, सम संख्या है ना, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2m पाई, जहां हम मान लिए कि m इज इक्वल टू क्या है 0 1 2 3 डा। मतलब अगर मैं m की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो 0 पहला वाला आ जाएगा, m की वैल्यू मैं अगर 1 पुट करूंगा तो 2 1 कम 2 ये वाला आ जाएगा। अगर m की वैल्यू मैं 3 पुट करूंगा तो 3 2 जा 6 ये वाला आ जाएगा। किसी तरह से भी आप सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इस वैल्यू को, इसमें से कोई भी यही वैल्यू उठा के इसमें भर दीजिए। तो देखिए आई मैक्सिमम, अब मैं निकालने जा रहा हूं, आई मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 और कास फाई है, तो कास फाई की जगह मैं कुछ भी लिख दिया, ये लिख दिया 2m पाई, कास 2m पाई, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, इसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी। तो इसको मैं छोड़ दे रहा हूं, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, ये 1 के बराबर है। तो 1 लिखें चाहे ना लिखें, मल्टीप्लाई करें चाहे ना करें, एक ही बात है। तो ये हो जाएगा आई मैक्सिमम इज इक्वल टू I1। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा इंटरचेंज करके लिखा, अगर कहीं x लिखा है तो इसको मैं रूट में x स्क्वायर लिख सकता हूं, या रूट में x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। तो I1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं रूट I1 का होल स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूं रूट I2 का होल स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 रूट में I1 फिर मल्टीप्लाई रूट में I2। इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पर इसको हम लिख सकते हैं, मतलब इस इक्वेशन को हम ऐसे बैलेंस कर सकते हैं, रूट में I1 प्लस रूट में I2 का क्या होल स्क्वायर, रूट में I1 प्लस रूट में I2 का होल स्क्वायर। ये हो गया आई मैक्सिमम। मैक्सिमम का यही कंडीशन है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का ये कंडीशन होता है कि जो भी दो वेव रहेंगी जिनका सुपरपोजिशन होना है, तो उन दोनों वेव का अगर इंटेंसिटी दिया है तो दोनों वेव की इंटेंसिटी का रूट निकाल के आप उसका स्क्वायर कर दीजिए, जोड़ के स्क्वायर कर दीजिए, मैक्सिमम इंटेंसिटी निकल जाएगी। तो मैक्सिमम का ये कंडीशन हो गया। और ये जो आपने लिखा है ये है कलांतर। अभी कलांतर और पथांतर में भी हमको रिलेट करना होगा, तो हमने कलांतर निकाल दिया। अब इसके बाद कलांतर पथांतर को देख लेंगे, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, हो जाएगा, बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब विनाशी व्यतिकरण का, तो समपोषी का नोट कर लिया, अब विनाशी को देखो, यहां पे मैं मिटा रहा हूं। विनाशी व्यतिकरण, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ध्यान से देखिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फार्मूला तो ये हमारा सेम ही रहेगा, बट उसके लिए कास की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। तो कास की वैल्यू मिनिमम का मतलब कास की वैल्यू मिनिमम कितनी होती है, -1 होती है, मैक्सिमम कितनी होती है, 1 होती है। तो मिनिमम कब, अब ये हो गया सम संख्या पर, मतलब इवन नंबर पर, तो वो होगा ऑड नंबर पर। देख लीजिए, होगा नहीं, होता ही है। तो मिनिमम कब होगा, जब पाई पर हो, कास पाई की वैल्यू -1, उसके बाद 3 पाई, कास 3 पाई की वैल्यू भी -1, उसके बाद 5 पाई की भी वैल्यू -1। तो ये भी हो सकता है। अब यहां पर 2m पाई लिए थे, तो यहां पर 2m-1 भी लिख सकते हैं, 2m+1 भी लिख सकते हैं, दोनों चलेगा, जो भी आपका मन है। 2m+1 लिखिए या -1 लिखिए, दोनों सही है। वो बुक में थोड़ा सा डिफरेंट दिया रहता है, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप +1 से भी लिख।
बस यही प्रॉब्लम है कि अगर -1 लिखेंगे तो m की वैल्यू 1 2 3 से चलाना होगा, और अगर +1 लिख दिए तो m की वैल्यू आप 0 से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर मैं पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखिए अगर m की वैल्यू मैं 0 ले रहा हूं, क्योंकि पहले वाले में वही कंडीशन माना था, तो m की वैल्यू 0 ले रहा हूं, तो 0 लूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया, 1 मतलब पहला मैच कर गया। अगर 1 m की वैल्यू मैं 1 ले रहा हूं, तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, 2 1 कितना हो गया 3, ये वाला मैच कर गया। तो इस तरह से मैच कर जाएगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अब इसके बाद ये फार्मूला फिर से लिख दे रहा हूं, तो विनाशी व्यतिकरण के लिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आई मैक्सिमम नहीं होना चाहिए, आई मिनिमम होना चाहिए, आई मिनिमम होना चाहिए। तो आई मिनिमम कब होगा, अब इसको मैं इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहा हूं, तो आई मिनिमम इज इक्वल टू, ये जो दिया है लिख दिया, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कास फाई की वैल्यू कुछ भी ले सकता हूं, यहां से कोई भी उठा लीजिए या इसी को लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 2m प्लस 1 पाई। अब इसकी वैल्यू, इसको सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू आएगी किसके बराबर, -1 के बराबर। तो -1 में अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ओवरऑल क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2, अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि -1 इसकी वैल्यू -1 है, तो -1 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, इसको मैं अलग अलग ब्रेक कर दिया, I1 इंटू अंडर रूट I2, ऐसे अलग अलग ब्रेक कर दिया। अब इसको भी हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसी के तरह से पैटर्न बनाना है तो बना दीजिए। इसको लिख सकते हैं रूट में I1 का स्क्वायर प्लस रूट में I2 का स्क्वायर माइनस 2 रूट में I1 इंटू रूट में I2, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये क्या दिख रहा है आपको, a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब रूट में I1 माइनस रूट में I2 का क्या है, होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हो गया। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, आई मिनिमम, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये केस नहीं। संपोषी वाले में क्या था, संपोषी वाले में यहाँ पर प्लस आया था, और विनाशी वाले में क्या है, यहाँ पे माइनस आया। बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत बड़ा अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, बस ध्यान से रखेंगे। अब कैसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, संपोषी में तीव्रता को बढ़ाना है, तो संपोषी में तीव्रता को बढ़ाना है तो कोई चीज बढ़ता कब है, जब जोड़ते हैं तो उसमें जोड़ दीजिएगा। अब विनाशी में तीव्रता को घटाना है, विनाश कर देंगे, विनाश करने का मतलब तीव्रता को घटाना है, तो घटाने का मतलब कोई चीज कम करना है ना, तो कम होगा, जब हम लोग घटा देंगे तो दोनों तीव्रता का मतलब सब्ट्रैक्शन कर दीजिएगा तो विनाशी हो जाएगा, और जोड़ देंगे तो संपोषी हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन इस पर कैसे बना है, क्वेश्चन कैसे बनता है, बोर्ड का कुछ फेवरेट टाइप का क्वेश्चन बनता है। देखिए एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन को मैं पहले लिख दे रहा हूं, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे, तब तक आप नोट कर लीजिए। जैसे देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, यदि दो प्रकाश तरंगों के आयामों का अनुपात 5:4 है, तो व्यतिकरण की घटना में, मान लीजिए उन तरंगों के साथ व्यतिकरण हो रहा है, तो व्यतिकरण की घटना में उनके महत्तम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। मतलब आपसे पूछ क्या रहा है और दिया क्या है। क्वेश्चन को लगाने से पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। अगर क्वेश्चन को समझ लिए, समझ में क्वेश्चन आ गया तो अपने आप ही लग जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन लगाने से पहले ध्यान दीजिएगा क्या क्या दिया उसको लिख लीजिएगा। क्या क्या दिया है सर, ज्ञात है, क्या ज्ञात है, पहले आयामों का अनुपात दिया है, मतलब दो तरंग, कोई भी दो वेव थी, उनका आयाम, मान लीजिए पहला का A1 है, तो A1 संबंधे A2 का मान दिया है 5:4। तो अगर रेशियो वाला अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो अगर A1 की वैल्यू चाहिए तो आप डायरेक्ट इसमें कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका पूरा A1 की वैल्यू मिल जाएगा। मतलब हम लिख सकते हैं A1 = 5x, व ये A2 की वैल्यू 4 लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। A2 = 4x, क्योंकि x कोई कांस्टेंट है, रेशियो है, तभी कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नहीं तो नहीं करते। तो A1 A2 तो पता चल गया। अब हम एक फार्मूला और जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो इंटेंसिटी होती है, तीव्रता होती है, वो आयाम के वर्ग के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो अगर मैं I1/I2 करूं, I1/I2 करूं, तो ये क्या हो जाएगा, A1/A2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। एक फार्मूला तो ये हो गया, लेकिन हमको महत्तम का केस लगाना है, अधिकतम का केस लगाना है, तो उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ध्यान से देखिएगा। आई मैक्सिमम और आई मिनिमम चाहिए आपको, तो आई मैक्सिमम अपान आई मिनिमम इज इक्वल टू क्या होगा, अभी प्रूव किया था, आई मैक्सिमम की वैल्यू रूट में I1 प्लस रूट में I2 का होल स्क्वायर अपान रूट में I1 माइनस
रूट में I2 का क्या होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का। और भी इसको लिख सकते हैं एम्पलीट्यूड के टर्म में, ये भी लिख सकते हैं, दोनों एम्पलीट्यूडों को ऐड कर दीजिए, A1 प्लस A2 इसका स्क्वायर कर दीजिए और होल अपान A1 माइनस A2 इसका स्क्वायर कर दीजिए। डिफरेंस भी रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये एक फार्मूला बन गया जो हर क्वेश्चन को, इस टाइप के हर क्वेश्चन को एकदम किल कर देगा, नो प्रॉब्लम। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात, आई मैक्सिमम और आई मिनिमम की वैल्यू आपसे पूछा है। तो हम आई के पद में आई इंटेंसिटी तो दिया ही नहीं है, क्या दिया है, आयाम, तो ये वाला और ये वाला फार्मूला ले लेंगे। अगर इंटेंसिटी दे दिया होता, तीव्रता दे दिया होता तो हम ये वाला फार्मूला लेते, लेकिन वो दोनों तरंगों का आयाम दिया है, तो आयाम दिया है और तीव्रता पूछ रहा है, तो आयाम और तीव्रता वाला फार्मूला ले लेंगे। तो हम इसको लेके कर रहे हैं, ध्यान से सॉल्व करिएगा, इसको लेकर रहे हैं, इसको तो आई मैक्सिमम अपान आई मिनिमम क्या हो जाएगा भाई, आई मैक्सिमम की वैल्यू A1 प्लस A2, A1 की वैल्यू कितनी है, चलिए फार्मूला लिख दे रहा हूं, A1 प्लस A2 का स्क्वायर अपान A1 माइनस A2 का स्क्वायर। तो A1 प्लस A2, A1 कितना है 5x, A2 कितना है 4x, तब 5 और 4 कितना हो गया 9x का होल स्क्वायर और होल अपान, दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, दोनों को घटा दीजिए, 5 में से 4 गया, देखिए A1 माइनस A2 है ना, तो 5 में से 4 गया 8x, मतलब x का स्क्वायर। तो अगर इसको मैं ओपन करूंगा, इस स्क्वायर को अगर मैं ब्रेक करूं तो क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81x स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा 81x स्क्वायर अपान x स्क्वायर। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पर देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मान लीजिएगा, तो यहां पर रेशियो निकल गया आई मैक्सिमम इज टू आई मिनिमम इज इक्वल टू 81:1, 81 संबंधे 1, यही हमारा आंसर है। देख लीजिए किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो बड़ा करेगा क्वेश्चन में, क्या करेगा, घुमाता फिराता है, कभी आयाम दे देगा, कभी आपको तीव्रता दे देगा, इंटेंसिटी दे देगा 2 तरंगों की। तो अगर तीव्रता देख के तीव्रता पूछ दे, तीव्रता 2 तरंगों का देगा, अब महत्तम न्यूनतम तीव्रता पूछेगा तब भाई यही फार्मूला लगा लीजिएगा। और अगर कभी तीव्रता देके आयाम पूछ दे तो ये वाला फार्मूला लगा लीजिएगा, या आयाम देके तीव्रता पूछे तो ये वाला फार्मूला लगा लीजिएगा। मतलब हर प्रकार का फार्मूला तैयार है, बस जो डाटा दिया है आप अपने माइंड में सोचिएगा कि क्या दिया है, उसके अनुसार को फार्मूला सेट करें। ये नहीं कि दिया है कुछ और लगा दिया कुछ और निकल गया कुछ और, तो और में नंबर में मिल जाएगा कुछ और का मतलब है, तो याद रखिएगा। तो इस तरह से हमने पूरा दोनों पार्ट क्लियर किया है, अभी दोनों पार्ट क्लियर कर लिया। अब हमको पथांतर और कलांतर देखेंगे, जो कि अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रकाश के व्यतिकरण में संपोषी और विनाशी के बीच पथांतर और क्या कलांतर होता है, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।